अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हेल्थ साइकोलॉजी है और आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। और आगे डेफिनेशन पे जाने से पहले बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये कि पुराने वक्तों में बेटा ज़्यादातर जो फोकस होता था ना वो फिजिकल फिटनेस पे होता था। और क्योंकि उस टाइम को एसोसिएट किया जाता है कि जो लोगों ने जंगों जंगों पे जाना होता था, हंटिंग फार्मिंग इस तरह की चीज़ों के लिए फिजिकल फिटनेस वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यही वाली चीज़ ही जो है अंडर कंसिडरेशन होती थी, फोकस होती थी। और उस टाइम पे एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी होती थी कि जो बंदा फिजिकली फिट है वो ही जो है वो compete कर सकता है, खाना इकट्ठा कर सकता है, जंग लड़ सकता है। अदरवाइज जो बंदा फिजिकली फिट नहीं है वो जो है कंपटीशन को लूज कर जाता है। जो कंटेम्परेरी अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच है, उसके अंदर हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें तीन एस्पेक्ट्स को रिलेट किया जाता है और इंक्लूड किया जाता है: मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ साइकोलॉजी जो बेसिकली ये स्टडी करता है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को। इन तीन फैक्टर्स को एज अ होल ये कंसिडर करता है और वहाँ से ये अंडरस्टैंड करता है कि एक जो हेल्थ पे या इलनेस पे क्या जो है डिफरेंसेस आते हैं, या एक हेल्थ केयर सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए, साइकोलॉजिकल और सोशल। सो यहाँ पे यू कैन मेक अ कंपैरिजन कि पुराने टाइम पे सिर्फ जो फिजिकल हेल्थ थी उसके ऊपर फोकस था, लेकिन अब तीन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है हेल्थ की डिस्कशन के लिए कि एक एक हेल्दी बंदा कैसा हो सकता है अगर किसी को बीमारी लग गई है, यानी कि अगर इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस तो उसमें ये तीनों फैक्टर्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, और एक हेल्थ केयर सिस्टम को एज एन ओवरऑल हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल ऐसे भी है कि अगर हम जो हेपेटाइटिस एड्स की एग्जांपल लें तो आप देखो उसमें डेफिनेटली एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। और जब एक बंदा किसी भी बीमारी से सफर कर रहा हो, बी इट हाइपरटेंशन या डायबिटीज या कोई भी क्रोनरी डिजीज को, हार्ट उसको हार्ट इशू है, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल इशू है, तो वहाँ पे इंसान साइकोलॉजिकली भी सफर करने लग जाता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। या तो इंसान उस बीमारी के में जाने की वजह से बहुत ज्यादा खौफ में चला जाता है, या फिर बिल्कुल वो उसको डिनाई करने लग जाता है। और यूजुअली दिस इज वेरी मच कॉमन इन आवर कल्चर। बेटा आपने देखा होगा कि लोग मेडिसिन लेने को प्रिफर नहीं करते, मेडिसिन एक तरफ, और वो फिर अपनी जिंदगी में कोई ओवरऑल कोई डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंज भी नहीं करते, और वो अपने आप को बस यही तसल्ली करे होते हैं कि नहीं शुगर तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ डॉक्टर्स ने बना दिया है, या मेडिसिन की सेल के लिए, और इस तरह के उनके पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं दे आर डिनाइंग देयर इलनेस। अच्छा, फिर बीमारी की वजह से एक सोशल इम्पैक्ट भी आता है, सोशली भी कि इंसान सफर करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम स्किजोफ्रेनिया की एग्जांपल लें तो उसमें आपने देखा होगा सोशली दे दे पीपल विड्रॉ। तो उनका ये होता है कि वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, वो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं जिसमें लोग लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, या उनको इस बात का खौफ होता है कि अच्छा अगर ये इलनेस लोगों को पता चलेगी तो इस पे उनका क्या जो है रिएक्शन होगा, इस तरह से। ठीक है। और बेटा फर्दर जो है इसमें ये भी फोकस है कि हमारे कौन कौन से ऐसे रवैये हैं, इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, हमारा लाइफस्टाइल है जो कि वेलबींग को और इलनेस के अंदर रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इसमें जो हिपोक्रेट है, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, इसने 4 फ्लूइड्स को डिस्क्राइब किया था कि जिसके ऊपर हेल्थ डिपेंड करती है। ठीक है। और ये जिस तरह से उसने कहा था कि ये वाला जब 4 फ्लूइड्स जो हैं ये इंसान की बेहतर हेल्थ के अंदर रोल प्ले करती है। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन, उसने कहा कि अगर ब्लड होता है तो एक बड़ी चीयरफुल, एक बड़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन अगर ब्लड बहुत ज्यादा हो तो लोग जो है वो इम्पल्सिव भी होते हैं। देखो बेटा, इम्पल्सिव अगर उसके अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ब्लड है तो एक इंसान चीयरफुल है, बड़ा खुश है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसके अंदर बड़ी एनर्जी है।
लेकिन अगर एक इंसान में ओवरली ये चीज अगर ऐड हो जाती है तो वो इंसान इम्पल्सिव हो जाता है। और इम्पल्सिविटी तो आप देखो फिर डिफरेंट लेवल्स पे इफेक्ट करती है। इम्पल्सिवली इंसान बहुत सारे काम ऐसे करता है जो उससे गलत हो जाते हैं। हो सकता है वो रेकलेस ड्राइविंग शुरू कर दे, बहुत तेज ड्राइविंग, ठीक है। वो ऐसे बिहेवियर्स परफॉर्म करे, यानी कि इम्पल्सिवली वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दे, या अगर वो बात लोग एक ग्रुप में बात करें तो दूसरों की बात को काटते हुए बोलने लग जाए, तो दिस इज टर्म एज इम्पल्सिविटी। या बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बाइंग कर रहा है, बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहा है, यानी कि हर चीज में एक्सेस का आ जाना, दैट इज एसोसिएटेड विद लॉट अमाउंट ऑफ ब्लड, उसके हिपोक्रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बेटे आगे फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी भी कॉमनली एक इंग्लिश का वर्ड यूज होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत एक काम रिलैक्स पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो कहता है कि अगर तो ये वाला हमारे पास फ्लूइड बॉडी में पाया जाता है तो इंसान बहुत ज्यादा काम है। लेकिन अगर एक हद से ज्यादा पाया जाए, जैसे कि हमने अभी ब्लड वाला डिस्कस किया, वो अगर एक इंटेंसिटी से ज्यादा पाया जाता है, एक्सेस में चला जाता है, तो फिर इंसान बहुत ज्यादा लेजी और स्लगिश हो जाता है। फिर जो बेटे थर्ड लिक्विड के बारे में बात करता है, वो कहता है कि येलो बाइल जिसका नाम है, वो कहता है कि अगर ये ज्यादा आ जाए तो जो है एग्रेशन का इशू, एंगर इश्यूज जो है शुरू हो जाते हैं। फिर वो ब्लैक बाइल को कहता है कि अगर उसका जो है ज्यादा वो ब्लड के अंदर आ जाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा हो, तो उसको सैडनेस और इस चीज के साथ उसने एसोसिएट किया हो। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली ये चारों जो लिक्विड्स हैं ये एक इंसान की अच्छी हेल्थ में रोल प्ले करते हैं। इसका इम्बैलेंस हो जाए तो हेल्थ खराब हो जाती है, बीमारियों की तरफ इंसान चला जाता है। और इन्हीं चार लिक्विड्स को बैलेंस करने के लिए उस टाइम पे लोग हर्बल चेंजेस लेके आते थे, डाइटरी चेंजेस लेके आते थे, और इस तरह से करके वो एक हेल्थ के मॉडल को मेंटेन रखते थे। उसके बाद बेटा बायोमेडिकल मॉडल आया, और जिसके अंदर रेनी डिकार्टिस ने जो है इंट्रोड्यूस किया माइंड बॉडी डुअलिज्म। इसके अंदर ये कहा गया बेटे कि बायोलॉजिकली हर चीज को ट्रीट किया जाने लगा, कि अच्छा हर चीज का फैक्टर, हर बीमारी का जो इशू है वो बायोलॉजी है, कि कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई जेनेटिक डिजीज है। तो यानी कि वो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, तभी एक इंसान को एक बीमारी में मुब्तला है। यानी कि उस टाइम पे सिर्फ बॉडी पे फोकस किया जा रहा था कि बॉडी जो है इस टाइम पे उसके अंदर वायरस चला गया है, बैक्टीरिया, लेकिन माइंड के साथ उस चीज को एसोसिएट नहीं किया जा रहा था कि कोई भी बीमारी का ताल्लुक इंसान की जहनी सोचों की वजह से, या ये जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा एक सैडनेस या बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स, या बहुत ज्यादा जो है मतलब जो भी थॉट्स आती हैं उसका हमारी बॉडी पे असर होता है। तो उस टाइम पे माइंड बॉडी डुअलिज्म ये कहता है कि माइंड अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है। तो यानी कि वो सिर्फ बायोलॉजी को ही ट्रीट कर रहे थे, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर या सोशल फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड माइंड बॉडी डुअलिज्म, कि बॉडी को अलग और माइंड को अलग ट्रीट करना, इसको एज अ यूनिट ट्रीट ना करना, ठीक है। फिर बेटे बिहेवियरल मेडिसिन आया, जिसके अंदर ये चीज डिस्कस किया गया कि इंसान की जो बिहेवियर है, उसका लाइफस्टाइल, वो अफेक्ट करता है हेल्थ को। जैसे बेटे किसी को लंग कैंसर है, और अगर वो बिहेवियरली उसके हम लाइफस्टाइल में देखें कि वो अभी भी स्मोक कर रहा है, अगर किसी को ओबेसिटी है वो फिर भी जंक फूड, ऑयली चीजें खा रहा है, यानी कि उसका लाइफस्टाइल या डाइटरी चेंजेस उसमें नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने हेल्थ के मॉडल को और बिहेवियरल जो है वेज को देखा, या लाइफस्टाइल को देखा कि उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है। आगे पे बेटा बर्थ ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी है। इसमें हेल्थ साइकोलॉजी के गोल्स ये थे कि हमने ये देखना है कि साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या हो सकती हैं इलनेस की, ठीक है। हेल्दी बिहेवियर्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स काम करे उसको हम उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वो लोग जो बड़ी क्रॉनिक इलनेसेस से जो सफर कर रहे हैं, कैंसर से, या कोई और लंग लंग इशू है, डायबिटीज है, क्रोनरी इशू है, उनसे जब सफर कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज से, तो अब उसमें वो उनकी बॉडी मुब्तला तो हो गई है, लेकिन उससे अब वो कैसे कोप अप कर सकते हैं, उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। फिर बेटे बायो साइको सोशल मॉडल आया। दिस इज वन ऑफ द वेरी लाइक मॉडर्न, एंड यू मे से कि ये कंटेम्परेरी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, बहुत प्रेजेंट मॉडल है ये, आज के टाइम में इसको यूज किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंगली बेटे कोई भी इलनेस जो है ना, वो सिर्फ किसी एक फैक्टर से नहीं होती, बल्कि उसको एज अ होल देखा जाता है, उसको
तीन फैक्टर्स के एसोसिएशन में देखा जाता है उस इलनेस को, जैसे कि उसके बायोलॉजिकल फैक्टर होगा उस बीमारी का, साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, सोशल फैक्टर होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने बीमारी को सिर्फ यही नहीं ये देख लेना है कि अच्छा उसका बायोलॉजिकल जो है वो डिजीज है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर है। जैसे बेटे अगर हम सिर्फ सिंपल स्किजोफ्रेनिया की एग्जांपल लें, हम बायोलॉजिकल फैक्टर उसका ये कह देते हैं कि अच्छा ये इसमें जीन्स हो सकते हैं, कि हो सकता है कि उसको मतलब इनहेरिट हुई हो वो बीमारी, या उसके अबाउजदाद में भी वो बीमारी पाई जाती हो, तभी उस बंदे में, उस पेशेंट में आ गई। ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर ये भी हो सकता है बेटे, मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि जो डोपामीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, वो एक्सेस में जब हो जाता है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करता है। ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर है, हम ये समझते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमने बायोलॉजिकल फैक्टर पे रिलाई नहीं करना, बल्कि हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर भी देखना है। जो बेटे जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया जब उसका ऑनसेट होता है, स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं शुरू में उनके अंदर ये वाली चीजें पाई जाती हैं। उनका जो थॉट पैटर्न होता है इट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्ट नहीं हो रहे होते। फिर बेटे हमारे पास सोशल फैक्टर भी है कि उनको सोशली कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, या जब वो बीमारी से सफर नहीं कर रहे होते, उनकी जब बीमारी शुरू होने वाली होती तब उस टाइम पे सोशल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी बेटे उसके अंदर सेम यही बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, कि हमने ये देखना है कि हेल्थ कैसे प्रमोट हो सकती है। उसके अंदर आप देखो एक्सरसाइज के थ्रू, बैलेंस डाइट, गुड स्लीप, इन चीजों को हम इंक्लूड करेंगे तो है अच्छी सेहत जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक बीमारी को हमने बचाना है अपने आप को उससे, उसके लिए क्या है बेटे? उसके लिए यही है कि अगर हम लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को हम एजुकेट करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस लेके आते हैं, तो वो उससे बीमारी से इंसान बच सकता है। अब बीमारी की अगर हमने कॉज को समझना है, वो भी हेल्थ साइकोलॉजी का स्कोप है। हेल्थ केयर सिस्टम्स को हमने इम्प्रूव करना है बेटे, डॉक्टर पेशेंट के कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स पे यकीन नहीं होता, और उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं उनके बारे में, कि वो चार्ज ज्यादा करते हैं, या ये जानबूझ के बुलाते हैं, या इन्होंने जो टेस्ट लिखती हैं वो तो बिल्कुल बेईमानी है। तो इस तरह की जो बिलीव्स होते हैं जब एक पेशेंट में हो, तो वो जो एक हेल्प है, मेडिकल हेल्प, वो सीख नहीं करता। तो इसलिए डॉक्टर पेशेंट के दरम्यान में कम्युनिकेशन को बेहतर करना भी जो हेल्थ साइकोलॉजी का एक स्कोप है। फिर बेटे मैनेज करना इलनेस को। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि लोगों को बीमारियां होती हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उसको डिनाई करते हैं। लेकिन लोगों को जब बीमारी लग जाती है तो उनको उसके बारे में अवेयर करना, कि वो अब ये इस बीमारी के होने के बाद वो अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें ला सकते हैं जिससे वो अपना जो लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। अब देखो बेटे, जब मौत तो बंदे को आनी है जब आनी है। अब देखो एक बंदा अगर कैंसर से सफर कर रहा है, वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो उसका हर दिन बहुत ज्यादा उसके लिए डिबिलिटेटिंग होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। तो उससे बेहतर ये है कि वो किसी और पे डिपेंड करे या किसी और का मोहताज हो, तो वो अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकता है बीइंग अ कैंसर पेशेंट। रिहेबिलिटेशन बेटे की रिकवरी कैसे पॉसिबल है। ठीक है, रिसर्च करना बेटे, इस डोमेन में रिसर्च करना, लोगों की जो बिहेवियरल पैटर्न्स को पढ़ना, देखना, उनके इमोशंस क्या हैं, उनका थॉट पैटर्न क्या है एक बीमारी को लेके, तो इस तरह के टॉपिक्स पे रिसर्च करना हेल्थ साइकोलॉजी के रिसर्च स्कोप में आता है। बेटे इटियोलॉजी ऑफ इलनेस एंड हेल्थ। इटियोलॉजी होता है कि बेटे कॉज क्या है, बीमारी की वजह क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। जैसे कि बेटे अगर आपसे ये इफ दिस इज गिवन इन द लॉन्ग क्वेश्चन, क्या आपने इटियोलॉजी ऑफ इलनेस एंड हेल्थ बताना है, तो उसके अंदर हमने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मॉडल्स पढ़े हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है जो आज के टाइम पे यूज होता है, बायो साइको सोशल मॉडल, आप वो बता सकते हो। आपने जब हेल्थ और इलनेस का आपने जो है ओरिजिन पढ़ना है, कॉज पढ़ना है, तो उसको आप मॉडल को प्रेजेंट कर दो, कि हमने हर बीमारी को, हर सेहत को बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली डिफाइन करना है। बेटे वही बात आगे बायोलॉजिकल कॉजेज मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि कोई कोई बैक्टीरिया जिसकी वजह से बॉडी इफेक्ट हो गया है, कोई वायरस आया है, फिर कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि मतलब आपको बड़ों से अबावजदाद से वो बीमारी मिले। ठीक है, और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया की एग्जांपल दी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें जब जो डोपामीन है वो एक्सेस में चला जाए, तो वो वाली चीज उससे रिलेट करती है बीमारी से। तो ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसको स्टडी करना हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल कॉजेज कहलाता है। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल है।
बेटे साइकोलॉजिकल में आप थॉट पैटर्न देखो लोगों के, कि लोगों का सोचने का अंदाज क्या है। सबसे पहले तो सोचने का अंदाज आता है, फिर बिहेवियर आता है कि लोगों के बिहेवियर क्या है, ठीक है। और फिर पर्सनालिटी पैटर्न भी आता है। और बेटा आपको पता है, जैसे कि हम जो अपनी दूसरी क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो पर्सनालिटी है वो बाय द एज ऑफ 18 जो है वो डिफाइन हो जाती है। तो उसमें जो पर्सनालिटी आपको, जिस तरह से आपके घर वाले आपको रेस करते हैं, आपको माहौल मिलता है, आपको पेरेंट्स मिलते हैं, फिर आपका जो अपना थॉट पैटर्न होता है, वो सारे का सारा आपका एक पर्सनैलिटी 18 साल की उम्र तक डिफाइन कर देता है। और ये वाली चीज भी साइकोलॉजिकल फैक्टर में आती है, ठीक है। बड़े सोशल फैक्टर कि आप सोशली किस तरह के हो, आप सोशली आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से, या सोशली बड़ा विदड्रॉ करते हो, या बहुत ज्यादा कम कम लोगों से मिलते हो। बेटा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कम मिलते हैं बट द क्वालिटी लाइज देयर। उनको पता होता है कि मैंने किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना है, कितना टाइम लोगों को देना है। अच्छा बेटे कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल मिलते ही नहीं है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है दैट इज वेरी पुअर। कि जब अगर वो गए भी हैं लोगों में, तो वो लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, या उस तरह से एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। या आप यूजुअली बेटे जो सोशल जो है, जिनको एंजाइटी होती है, आप उनको कभी सुने उन पेशेंट्स को, जब आप आगे इंटर्नशिप शुरू करेंगे, उनका एक ही होता है कि अच्छा जब मैं फलां से मिलने गया तो मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथों में टांगों में कपकपाहट हो रही थी, ठीक है। और मेरी मेरी जुबान लर्ज रही थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। तो बेटा इसी तरह की आप फैक्टर्स देखोगे जब बच्चे जो है, यानी कि स्टूडेंट्स जब प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स के अंदर हम सब कुछ स्टडी करते हैं। तो बेटा इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इटियोलॉजी वाला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपसे स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी पूछा जा सकता है, विच इज वेरी मच कॉमनली गिवन इन द पेपर्स, ठीक है। इसके अलावा बेटे आपसे हेल्थ साइकोलॉजी तो मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आई मीन कि वो तो एक मतलब पूछ सकते हैं। तो उसमें आप डिफरेंट हिपोक्रेट्स का बता सकते हो एक्सप्लेन करके, फोर जो लिक्विड्स हैं उसके बारे में, किस तरह उसका बैलेंस रखता है, और अगर एक्सेस हो जाए उस पे, उसके बाद हेल्थ पे, इलनेस पे किस तरह से उसके अफेक्ट आते हैं, ठीक है। सो बेटा ये है। और अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हो। और आपसे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट सेक्शन। थैंक यू।